हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम मल्टीपल रो पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल रो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सेट टू है। सेट टू। अब ये सेट टू कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस वीडियो में सेट वन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने सेट वन का वीडियो देख लिया होगा तो आप जो है सेट नंबर टू को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे ये। और अगर आप सेट वन और सेट टू अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप मल्टीपल रो बेस्ड के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जो है आपको टेक्निक पता चल जाएंगे और आपका जो है ब्रेन थोड़ा सा ओपन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए, मतलब दिमाग खुल जाएगा और आप जो है बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7 है ये। इसके पहले भी ऑलरेडी हम 6 एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग वेराइटी के थे। तो एग्जाम्पल 7 जो है आपको वीडियो पॉज कर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक टू मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर आप खुद सॉल्व कर लेंगे और जो फिर में आप जो है क्रॉस चेक करिए सोल्यूशन देख कर कि आपने क्या सॉल्व सही किया है, क्या आपने टेक्निक सही की है, इसमें क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है सोल्यूशन जरूर देखिए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को हम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो जी। इतना आई थिंक दिस इज इनफ, आपको प्रॉपरली विजिबल है एग्जाम्पल 7। अभी सबसे पहले अब हम जो है क्वेश्चन को रीड करेंगे और पॉइंट नोट करते जाएंगे। अभी तो क्या कह रहे हैं, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। 8 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो हैविंग 4 पीपल ईच। ठीक है, दो ऐसे रो है जिसमें चार चार पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे, सच दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ईच पर्सन फेसेस एग्जैक्टली वन अदर पर्सन। ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर ऊपर एक पर्सन बैठा है तो नीचे एक पर्सन होगा जो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर एक ही पर्सन होगा और नीचे दो पर्सन होंगे, तो इस तरह से नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट में। फिर क्या कह रहा है कि ईच पर्सन फेसेस एग्जैक्टली वन अदर पर्सन, ए बी सी डी फेस साउथ। अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको इस इन्फॉर्मेशन को जो है हाथों हाथ बिल्कुल नोट करके रख लेना है इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब किस तरह से नोट करेंगे कि ए बी सी डी फेस साउथ। तो ए बी सी डी जो साउथ फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो है पहले ही ऑलरेडी इसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस तरह से एक चार्ट आपको जो है हमेशा याद रखना है आपके दिमाग में कि ये ऊपर जो रहता है सबसे, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, ए बी सी डी फेस साउथ, मतलब ये ए बी सी डी जो है, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ से लाइन वाइज चार पर्सन बैठे होंगे, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं ये साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन यहाँ पर नीचे होती है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या कह रहा है, व्हाइल ई एफ जी एच फेस नॉर्थ, कह दिया गया हमें ई एफ जी एच, ये चार पर्सन हमें ऑलरेडी दे गए जो कि फेस कर रहे हैं नॉर्थ। तो नॉर्थ मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस करेंगे, जिस जिस डायरेक्शन में मेरा एरो है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ईच ऑफ देम वर्क्स इन अ डिफरेंट सिटी, पुणे, भोपाल, जयपुर, चेन्नई। दिस इज थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद। आई होप कि आपने थोड़ा सा से गैस कर लिया होगा। फिर क्या है दे रहा है, कोलकाता, बेंगलुरु एंड नासिक इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑल्सो। तो ऊपर की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने, जो हमें ऊपर पैराग्राफ दी गया था उसे हमने कंप्लीटली डिकोड कर लिया। और ये पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है, जिसमें से 4 पर्सन जो है यहाँ पर इस तरह से रो वन में बैठे होंगे। ठीक है, फिर 4 पर्सन हो गए जो ऐसे रो नंबर 2 नीचे बैठे होंगे। और ये जो रो नंबर 1 के पर्सन है ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, रो नंबर 2 के पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, और इनके साथ कौन से क्या कह रहे हैं, कौन से सिटी में ये अपनी जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वो सिटीज भी इन्हें दी गई है। अब थोड़ा सा मैं इनके लिए अरेंजमेंट बना लेता हूँ, एक थोड़ा सा टेबल, ताकि हम जो है इसे प्रॉपरली प्लेस कर सकें। तो जो नेसेसरी हमें जो ये इस तरह से प्लेसेस या टेबल बनाना पड़ता है, इस तरह से आपको बना लेना चाहिए। और थोड़ा सा टिप्स ये रहेगी कि स्पेस में कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि अदरवाइज आपका जो है, अगर आप 100% करेक्ट टेबल भी बना देंगे, अगर आपने थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बना दिया, थोड़ा सा ऐसा बना दिया कि आप खुद ही नहीं समझ पाए, तो आपकी जो है पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे पॉइंट्स पर।
पॉइंट्स क्या कह रहे हैं हमें, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। इससे थोड़ा सा मैंने रब कर दिया। पॉइंट नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, द पर्सन हु वर्क्स इन भोपाल सीट एग्जैक्टली अपोजिट जी। ठीक है, ये पॉइंट अब अभी इसे सिर्फ नोट कर लेना है, क्योंकि हम बार बार हमें स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े। ये क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है कि भोपाल भोपाल वाला जो पर्सन जो भोपाल में काम करता है उसके अपोजिट में एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसका नाम जी है। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द पर्सन हु वर्क्स इन अहमदाबाद इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस लगेगा। अब क्या क्या आ गया है, एक अहमदाबाद में एक पर्सन जो काम करता है वो किसके इमीडिएट राइट में बैठता है, बी के। तो आपको क्या कंसीडर करना है कि बी यहाँ बैठा है और इसके इमीडिएट राइट में कौन पर्सन बैठा है, अहमदाबाद वाला। तो आपको जो है बाद में ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी होगी। अभी हमें ये कहा नहीं गया है कि, जैसे हमें तो पता है कि बी कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। बी अगर हम देखें, बी जो है रो 1 में बैठा है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 4 प्लेसेस खाली है, तो हम एज इट इज इसे अप्लाई नहीं कर सकते पॉइंट को। इस पॉइंट को अभी होल्ड पर रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमें, पर्सन वर्किंग इन जयपुर इज सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन वर्किंग इन पुणे। ठीक है, एक पर्सन है जो कि जयपुर में काम करता है और किसके राइट में बैठा है, इज सेकंड टू द राइट ऑफ, मतलब यहाँ पर पुणे है, यहाँ पर एक पर्सन बैठा होगा पर्सन नंबर 1 और इसके बाद यहाँ पर बैठा होगा पर्सन नंबर 2। तो ये सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है वो पर्सन जो जयपुर में काम करता है। इस तरह से आपको जो है पॉइंट्स को डिकोड करना है। तो बार बार आपको जो स्टेटमेंट देखनी नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, द पर्सन हु वर्क्स इन चेन्नई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ठीक है, चेन्नई में एक पर्सन है जो कि काम करता है और वो किसके इमीडिएट राइट में बैठा है, वो इमीडिएट राइट में बैठा है एच के। तो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये भी हमारे कैसे फिक्स्ड पॉइंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जी किसके इमीडिएट राइट में है, ई के। तो जी और ई, तो इस तरह से ये भी फिक्स्ड पॉइंट है। इस तरह से आप जो है बॉक्स में लिख लीजिए ताकि आपको जो है याद रहे कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब सिक्स्थ पॉइंट, अब क्योंकि ई जी हमें पता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में रह रहे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही, तो हमें सबसे पहले स्ट्राइकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, ए सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट द पर्सन हु वर्क्स इन बेंगलुरु। ठीक है, एक ए नाम का पर्सन है, वो किसके अपोजिट में बैठता है, जो कि बेंगलुरु में काम कर रहा है। ठीक है? ये भी कैसा एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब सेवेंथ पॉइंट हमें क्या कह रहा है, सेवेंथ पॉइंट अगर डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु वर्क्स इन नासिक। अब ये डी पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो हम ये स्पेस जो है यहाँ पर ले लेंगे नीचे। क्या कह रहा है सेवेंथ पॉइंट, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु वर्क्स इन नासिक। ठीक है, एक पर्सन है जो कि नासिक में काम करता है। अब इसके बाजू में, इसके राइट साइड में कितने पर्सन बैठे, 2। पर्सन नंबर 1 यहाँ बैठा है, पर्सन नंबर 2 बैठा है और पर्सन नंबर 2 यहाँ बैठा है सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, डी बैठा है। ये जो हमने स्टेटमेंट था उसे भी हमने हाँ नोट डाउन कर लिया। तो ये भी किस तरह से फिक्स्ड पॉइंट है, आपको इस तरह का ध्यान याद रखना पड़ेगा। एट्थ पॉइंट हमें क्या कह रहा है, एच सीट्स एट वन ऑफ द एंड। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें मिल गया कि एंड में कौन बैठा है, एंड सीट पर मतलब एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा है, वो पॉइंट हमें मिल गया। तो 8 पॉइंट हम मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट हो सकता है। क्या कह रहा है कि एच सीट्स एट वन ऑफ द एंड। अब एच अगर एंड पर बैठेगा तो कहाँ पर बैठेगा, या तो वो यहाँ बैठेगा एच, एच के लिए पॉसिबिलिटीज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एच के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर है क्योंकि एच जो है रो नंबर 2 में बैठेगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। पर्सन वर्किंग इन नासिक डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एंड्स। ठीक है, अब पॉइंट नंबर ये था 8, जो कि क्या कह रहा था कि नासिक जो है एंड पॉइंट पर नहीं बैठेगा। नासिक किस तरह से, डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एंड्स, ये जो है किसी एंड पॉइंट पर बैठा नहीं है, तो हमने नोट कर लिया। तो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 जो है कुछ ना कुछ इनमें दोनों में रिलेशन है, तो ये 2 पॉइंट्स का हम यूज करेंगे। एक बार लास्ट में जो 9th पॉइंट हमें दिया गया उसे पढ़ लेते हैं ताकि हम जो है फिर हमें डिटरमाइन करना आसान रहेगा कि हमारा 7, 8 जो है स्ट्राइकिंग पॉइंट है या नहीं। द पर्सन वर्किंग इन कोलकाता इज अपोजिट टू पर्सन वर्किंग इन पुणे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया इस पॉइंट का, अगर मैं देखूँ तो पॉइंट नंबर 3, कौन सा पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, पर्सन वर्किंग इन कोलकाता इज अपोजिट टू पर्सन वर्किंग इन पुणे। ठीक है, अब ये पॉइंट को अगर मैं देखूँ पॉइंट नंबर 9,
और पुणे कौन से पॉइंट में आ रहा है, तो पुणे आ रहा है पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 9 एंड 3 ये क्या है, एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा था कि पुणे पुणे में एक पर्सन रहता है, और सेकंड प्लेस पर एक पर्सन रहता है जो कि जयपुर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा था कि पुणे के अपोजिट में एक पर्सन है जो कि कोलकाता में रहता है। तो ये पॉइंट हमने कनेक्ट कर लिए, कौन कौन से। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, थोड़ा सा आप इसे इस तरह से भी नोट करके लिख लीजिए ताकि आप जो है आपको समझ में आ सके। तो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को हमने कनेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 3 को कनेक्ट किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है, तो इसे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। किस तरह से डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि नासिक जो है एंड एंड पे बैठेगा नहीं, ठीक है। और अगर देखें तो नासिक से सेकंड प्लेस पर, सेकंड टू द राइट ऑफ नासिक कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी कौन से रो में आएगा, अब डी जो है रो नंबर 2 में तो आएगा नहीं, तो डी कौन से रो में आने वाला है, सिर्फ उसके बाद चांस जो आने का है वो है रो नंबर 1 में। जिसमें हमें क्या कंडीशन दी गई है कि नासिक जो है एंड पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें कि ये डी वाले जो है रो नंबर 1 में ये साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग है इसका मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ पर इनका राइट आएगा, और इनका लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इनका लेफ्ट आएगा। अब नासिक के राइट में बैठा है डी, ठीक है ना, नासिक के राइट में बैठा है। अब यहाँ पर पॉइंट जब हमने लिखा था तो हमें मेंशन नहीं था कि ये नासिक जो है नासिक जो है कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि डी जो है ये डी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन, तो डी इस पॉइंट को किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एंड पोजीशन पे नासिक नहीं आएगा, और यहाँ पर भी एंड पोजीशन पे नासिक नहीं आएगा। तो नासिक के लिए अगर हम देखें तो पोजीशंस कौन कौन सी बची, नासिक के लिए सिर्फ बची ये पोजीशन, कौन सी, ये वाली, क्योंकि नासिक यहाँ पर आया। और अगर नासिक का अगर हम देखें, जो पर्सन नासिक में रह रहा है तो उसका राइट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर उसका राइट आएगा, और उसका यहाँ पर लेफ्ट आएगा। तो क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 7 की नासिक से राइट में की जो सेकंड पोजीशन है उस पर डी रहता है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डी आ गया, देखा ना, ये नासिक है और इसके राइट में कौन बैठा है, सेकंड प्लेस पर डी बैठा है। तो ये हमने एज इट इज पॉइंट नंबर 7 को अप्लाई कर दिया, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पॉइंट यूज करना है, ठीक है। जब हम पॉइंट्स के बारे में लिख रहे हैं, हम जब पॉइंट्स के बारे में लिख रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि ये नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है। हम हमें कब पता चलेगा, हम कैसे पता चलेगा, जब हमने देखा कि इसके सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा था, डी बैठा था। तो डी अगर देखें तो डी के लिए डी कौन से रो में आ सकता है, सिर्फ रो नंबर 1 में आ सकता है, बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन है कि वो रो नंबर 1 में ही आएगा। और जब रो नंबर 1 में आएगा तो उसका राइट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और उसका लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7 और 8 हमने यूज कर लिया है, तो इस पॉइंट को अब हम कट कर देंगे ताकि आप जो है फिर से इस पॉइंट का यूज ना करें। ये पॉइंट हमने कट कर दिया। अब हम जो है पॉइंट नंबर इसे यूज करेंगे। आइए देखते हैं, क्या पॉइंट नंबर 1 यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्या पॉइंट नंबर 2 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या पॉइंट नंबर 3 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या पॉइंट नंबर 4 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, फॉर, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या देखा था कि क्या कह रहा था कि एच सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, द पर्सन वर्किंग इन नासिक डज नॉट सिट एनी वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 को किस तरह से यूज करेंगे, अब हमने जब कौन सा पॉइंट है, एच वाला, एट्थ पॉइंट को देखा तो एच के लिए दो पोजीशंस आ रही थी, या तो लेफ्ट एक्सपेरिमेंट पर रहेगा या राइट वाले एक्सपेरिमेंट पर रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से दो पोजीशंस बन रही थी। तो अब ये इस पहेली को किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब हम पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, चेन्नई बैठा है। अगर आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को भी रीड कर सकते हैं, जो कि क्या कह रहा है कि एच के इमीडिएट राइट में चेन्नई बैठा है। अगर अब हम एच को, अगर सपोज हमने क्या किया कि एच के लिए ये दो पोजीशंस थी, जिसमें हमने क्या किया, हमने एच को यहाँ प्लेस कर दिया। अब एच को अगर यहाँ प्लेस कर दे
तो एच के लिए राइट ये यहाँ पर राइट होगा और एच के लिए लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? चेन्नई वाला पर्सन। तो यहाँ पर तो चेन्नई आ ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं यहाँ पर। तो इसका एक मीनिंग निकल के आता है कि ये वाले एक्सट्रीम पर, राइट वाले एक्सट्रीम पर एच की आने की पॉसिबिलिटी 0 है। सिर्फ पॉसिबिलिटी जो बचती है एच के लिए आने की वो है यहाँ पर, एच आएगा यहाँ पर और इसके राइट में आएगा, जस्ट इमीडिएट राइट में आएगा चेन्नई वाला पर्सन। तो हमने ये पॉइंट यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 4 को हम जो है कट कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा अच्छे से कट करते ताकि हमें भी याद रहे। अब हमने इसे कट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं ऊपर का ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। यहाँ पर नासिक आ रहा था, यहाँ पर नासिक वाला पर्सन आएगा और यहाँ पर डी आ रहा था। ये भी हमें बता देता हूँ, यहाँ पर डी आ रहा है तो यहाँ पर डी आ रहा है। ओके, फिर अगेन अब हमने पॉइंट नंबर 4 यूज कर लिया। कौन कौन से पॉइंट हमने यूज कर लिया? पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 4 यूज कर लिया, जो कि हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। क्या अब हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए? क्या पॉइंट नंबर 1 हमारा स्ट्राइकिंग होगा? बिल्कुल नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या थर्ड के पास कोई पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल नहीं, थर्ड के पास भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 के पास। क्या पॉइंट नंबर 5 के पास कोई पॉसिबिलिटी है? तो हमें पता नहीं, ई और जी अभी कहाँ आएगा वही पता नहीं। ई जी जो आएगा रो नंबर 2 में जरूर आएगा, लेकिन ई जी यहाँ पर भी आ सकता है या फिर ई जी यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए हमें एक और केस बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम जो स्किप कर रहे हैं वो केस। क्या 6th पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर अब बचा तो पॉइंट हमारे पास यही बचा। कौन सा पॉइंट बचा? जो पॉइंट बचा अब हमारे पास वो है सिर्फ पॉइंट नंबर 9th एंड 3rd वाला। अब ये किस तरह से बचा अगर हम देखें, क्या हमें इसे यूज कर सकते हैं? बी अगेन मैं देखूंगा और थोड़ी पॉसिबिलिटीज। तो अब अगर हम पॉइंट नंबर 9 को यूज करें, किस तरह से यूज करते हैं पॉइंट नंबर 9 को? पुणे के सेकंड प्लेस, पुणे क्या कह रहा है? 3rd नंबर पॉइंट, पर्सन वर्किंग इन जयपुर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन पुणे। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? अब पुणे और जयपुर वाला, तो पुणे और जयपुर, अब जैसे क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ इन्हें। किस तरह से? देखिए कि अब ये चेन्नई यहाँ पर फिक्स्ड पोजीशन आ गई, नासिक की भी फिक्स्ड पोजीशन आ गई। फिर अगर हम देखें तो पुणे और जयपुर के लिए अगर प्लेसेस बचे, ये तो 9th एंड 3rd पॉइंट को डायरेक्ट यूज नहीं करते, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 9th 3rd के बजाय हम जो है पॉइंट नंबर 5 को यूज करेंगे। ई एंड जी क्या कह रहा है? जी जो है इमीडिएटली राइट में बैठा है ई के। तो थोड़ा सा हम एक और केस बना लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक और केस बना लेता हूँ ताकि आपको। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया? 2 केसेस बना लिए। अब ये 2 केसेस हमें क्यों बनाने पड़े? अब ये 2 केसेस इसलिए बनाने पड़े क्योंकि हम जो थे पॉइंट नंबर 9 एंड 3 को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था, लेकिन आप जो है कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पॉइंट नंबर 9 एंड 3 को अभी हम होल्ड पर रखेंगे और इसके बजाय हम जो है पॉइंट नंबर 5 को यूज करेंगे। किस तरह से? क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 9 कि ई के जो इमीडिएटली राइट में जो है जी बैठा है। अब ई एंड जी, अब ई एंड जी अगर हम देखें तो ई एंड जी रो नंबर 2 में ही आएगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ई यहाँ बैठा है और जी यहाँ बैठा है। सेकंड केस में क्या है कि ई यहाँ बैठा है और जी यहाँ बैठा है। तो हमने ये भी कौन सा पॉइंट नंबर 5 को यूज कर लिया। पॉइंट नंबर जब हमने 5 यूज कर लिया तो पॉइंट नंबर 5 में ये जो जी है, ये जी किससे जुड़ा है? ये जी जुड़ा है भोपाल से, पॉइंट नंबर 1 से। किस तरह से? क्योंकि जी जो है किसके अपोजिट में बैठा है? उसके अपोजिट में बैठा है जो भोपाल पर्सन भोपाल में है। तो अगर हम देखें तो क्या, जैसे जी को किसके अपोजिट में बैठा है? जी किसके अपोजिट में बैठा है? जो कि जो पर्सन भोपाल में रहता है, लेकिन ये पोजीशन तो फिक्स है, यहाँ पर तो नासिक वाला पर्सन बैठा है। तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये मैं डायरेक्टली आपको बता सकता था, लेकिन आप जो है कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये केसेस बनाए। और क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा था कि जी के अपोजिट में ऐसा पर्सन बैठा है जो कि भोपाल में रहता है, तो जी के अपोजिट में भोपाल आ गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 किससे कनेक्ट हुआ? जब हमने पॉइंट नंबर 1 5 यूज किया तो ये पॉइंट किससे कनेक्ट हुआ? पॉइंट नंबर 1 से।
तो अब जो है पॉइंट नंबर हमारा 1 यूज हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 यूज हो चुका है। अब हमारे बचे पॉइंट नंबर 2, 3। अब इन्हें किस तरह से यूज करेंगे आइए देखते हैं। क्या हमें बी के लिए पोजीशंस मिल गई। अब हमारा केस 1 जो है, केस 1 भी अगर हम देखें तो केस 1 हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो इसे जो है हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि हम यहाँ पर कुछ तरह से कुछ भी मिस्टेक ना करें। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्टली मैं कंप्लीट ही कट कर देता हूँ, अदरवाइज हमें थोड़ा सा अच्छे से लाइनिंग के साथ कट किया हमने। ये केस हमारा एलिमिनेट हो गया। अब केस नंबर 2 के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे। अगर हम केस नंबर 2 में देखें, हमने कौन से पॉइंट को यूज किया। हमने यूज कर लिया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इन सबको यूज कर लिया जिसे हमने रेड से क्रॉस कर दिया। ठीक है, हमारा यूज हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 6 का यूज करेंगे। क्या करेगी, ए एक पर्सन है जिसका नाम ए है और उसके वो किसके अपोजिट में बैठा है, बेंगलुरु के। तो ये पॉइंट किस तरह से अब आसानी से अप्लाई होता है आइए देखते हैं। अब ए जो आएगा वो आएगा रो नंबर 1 में। ठीक है, ये ए जो है रो नंबर 1 में ही आएगा और ए को वही पोजीशन मिलेगी जो कि जहां पर बेंगलुरु आ सकता है। तो अभी भी इसके लिए थोड़े से दो केसेस बन सकते हैं। तो अभी ये पॉइंट नंबर 6 को भी होल्ड पर रखेंगे। अब हम जो है पॉइंट नंबर जो हमने पॉइंट नंबर 1 और 5 यूज किया, अब पॉइंट नंबर 9 एंड 3 को डायरेक्टली यूज करेंगे। किस तरह से कि क्या कह रहा था, पुणे एंड जयपुर। अब पुणे और इसके बीच में एक पर्सन है और फिर जयपुर है, तो क्या ये रो नंबर 1 में आने के चांसेस है। पुणे और पुणे सिटी और जयपुर सिटी क्या वो केस नंबर 1 में आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने फिक्स्ड पोजीशन नासिक को दे दी और भोपाल को दे दी। तो रो नंबर 1 में आने के चांसेस पुणे के और जयपुर के है नहीं। तो फिर पुणे और जयपुर के आने की चांसेस किस में है, रो नंबर 2 में, सिर्फ रो नंबर 2 में। और वो भी किस तरह से आएगी। क्या हम पुणे को यहाँ प्लेस कर सकते हैं चेन्नई, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी चेन्नई फिक्स है, यहाँ पुणे नहीं प्लेस कर सकते। क्या पुणे यहाँ प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, पुणे के सेकंड वाली प्लेस जो है राइट में, वहां पर जयपुर वाला पर्सन बैठा है। तो पुणे यहाँ नहीं आ सकता, पुणे यहाँ नहीं आ सकता, पुणे यहाँ भी नहीं आ सकता और पुणे यहाँ भी नहीं आ सकता। पुणे के लिए सिर्फ एकमात्र प्लेस बची है जो कि है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा पर्सन है, एच पर्सन है, तो पुणे यही आएगा। और सेकंड टू द राइट ऑफ पुणे कौन है, जयपुर, तो यहाँ जयपुर आ गया। ठीक है, और जयपुर के जस्ट अपोजिट कौन है, जयपुर के जब जस्ट अपोजिट है कोलकाता वाला पर्सन, तो हमने यहाँ कोलकाता लिख दिया। अब और देखेंगे हम थोड़ा सा क्या बन सकता है। तो कौन से पॉइंट को यूज कर लिया हमने, पॉइंट नंबर 9 को यूज कर लिया। अब पॉइंट नंबर 9 को यूज कर लिया, इसे इस तरह से कट कर दीजिए। क्या अब हम पॉइंट नंबर 6 को यूज कर सकते हैं, यस। क्योंकि बेंगलुरु के लिए अगर हम देखें खाली पोजीशन, बेंगलुरु के लिए कौन सी बची है खाली पोजीशन रो नंबर 2 में, तो वो है जी वाली। तो बेंगलुरु यहीं पर ही आएगा, बेंगलुरु। और ए के, क्योंकि बेंगलुरु अब यही आएगा, इसके अपोजिट कौन आएगा, ए आएगा। तो ए को भी अपनी फिक्स्ड पोजीशन मिल गई। फिर क्योंकि ये सिर्फ ये सिंगल पोजीशन ही थी जो खाली बची थी, तो यहाँ पर कौन आएगा। अगर हम देखें इस रो में, ई की पोजीशन हमें मिल गई, एच की पोजीशन मिल गई, जी की पोजीशन मिल गई, यहाँ पर एफ आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 को भी हमने यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 6 को भी हम जो इस तरह से कट कर देंगे। फिर हमारा पॉइंट बचा, पॉइंट नंबर 3 भी हमने यूज कर इसे कट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 है क्या कि बी जो है, एक बी नाम का पर्सन है, वो उसके जस्ट राइट में, इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, अहमदाबाद वाला। तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी पॉसिबिलिटी है कि बी कहाँ पर आएगा, बी सिर्फ आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पर है। क्योंकि अगर मैं बी को यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर मैंने सपोज यहाँ बी को यहाँ प्लेस कर दिया, तो यहाँ तो ऑलरेडी कोलकाता आ चुका है, तो यहाँ अहमदाबाद आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये पोजीशन पे बी नहीं आएगा। बी कौन से पोजीशन पे आएगा, बी सिर्फ वही आएगा जो बी जो है नासिक सिटी में ही आएगा। और बी के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 यूज हो गया, जिससे हमें पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट मिल गया। अब रो नंबर 1 में देखिए तो ए को पोजीशन मिल गई, बी को मिल गई और डी को मिल गई। मतलब अहमदाबाद में जो रह रहा है वो पर्सन है सी पर्सन। तो ये रहा हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है, इसी तरह आपको जो है सॉल्व करना है। अगर अब आप सोच रहे होगी कि वीडियो जो है कम्प्लीटली 24 मिनट्स का हो गया,
अब इसे एग्जाम लाइक सिचुएशन में किस तरह से 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो अभी क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इसे 24 मिनट्स लगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूं तो मैं खुद इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूं। तो ये रहा आपका हमारा केस बन के आ गया। और इसके जो कुछ क्वेश्चन वो देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, एक पर्सन है सी, उसके इमीडिएट राइट में एक पर्सन है, वो कौन से सिटी में काम करता है। तो हमारे जो अरेंजमेंट बने थे वो है, उस इमीडिएट राइट में अगर हम देखें सी जो आ रहा है रो 1 में आ रहा है, और इसके इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है इमीडिएट राइट में। अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि ये जो था ये साउथ फेसिंग था, ठीक है ना। तो ये साउथ फेसिंग होने की वजह से सी का राइट यहाँ पर होगा, ये राइट होगा, और सी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, डी पर्सन बैठा है, और कौन सी सिटी में बैठा है, वो है कोलकाता। तो यहाँ पर हम कोलकाता मार्क कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कोलकाता हो गया। अब फिर से अब हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज अपोजिट द पर्सन हु वर्क्स इन जयपुर। ठीक है, हु इज द पर्सन हु वर्क्स इन अपोजिट। ठीक है, तो क्या है, बी नासिक। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लेंगे थोड़ा। हु इज अपोजिट द पर्सन हु वर्क्स इन जयपुर। कौन सा पर्सन है जो वो कौन सा पर्सन है जो जयपुर के अपोजिट में बैठा है। तो कौन है वो पर्सन, बी, जबकि कौन सी सिटी में बैठा है, नासिक में। तो इसका आंसर जो है बी है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बी। ठीक है, फिर अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज एप्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वर्क्स इन बेंगलुरु। व्हाट इज एप्स की पोजीशन, हमें एफ की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वर्क्स इन बेंगलुरु। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारा अरेंजमेंट्स देखना पड़ेगा कहाँ है। 2 मिनट हाँ, तो थर्ड का आंसर हमें जो है, जो अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। क्या कह रहा था कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, एफ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बेंगलुरु। तो एफ की पोजीशन क्या है, अगर एफ की पोजीशन हमें किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, ये रहा आपका एफ। थोड़ा इसे मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, दिस इज योर एफ, और यहाँ पर आपको इसे बेंगलुरु की बताना है। तो क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बेंगलुरु। क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बेंगलुरु। क्योंकि ये जो नॉर्थ रो नंबर 2 है, ये किस तरह से है, ये नॉर्थ फेसिंग है। तो यहाँ पर इनका इस तरह से बेंगलुरु का लेफ्ट यहाँ पर आएगा और बेंगलुरु का यहाँ पर राइट आएगा। तो क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बेंगलुरु, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, ये रहा आंसर नंबर 2। फिर क्या करे क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट डायगोनली अपोजिट ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनली अपोजिट कौन कौन से पेयर है, अगर हम देखें तो डी जी एक पेयर है जो कि डायगोनली अपोजिट है, डी जी। और अगर हम देखें तो एच ए, तो 2 पेयर बन रहे डी जी और एच ए। क्या डी जी और एच ए हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो डी जी हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है डी जी। तो ये एक डायगोनली अपोजिट पेयर है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने ये सारे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करे, इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आपने देखा। फिर कुछ इसके जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो चुका है, लेकिन कुछ बातें जो जरूरी होती है वो हमें करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको जो है प्रॉपरली सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, फिर ये कोड आपको जो है प्रॉपरली इन कोड्स को लिख लेना है, इस तरह से लिखना है। फिर अगर आपको केसेस बनाने पड़े, ठीक है, अब अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए तो आपको जो है इस तरह से केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि आप बिगनर लेवल, मैं क्या सोच के चल रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो है बिगनर लेवल स्टूडेंट देख रहा है, तो उसे एक बिगनर लेवल स्टूडेंट को मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता ना कोई भी सोल्यूशन को। इसलिए वीडियो थोड़े से लेंथी जरूर हो गए, लेकिन हम एक एक सिंगल स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वहाँ नेसेसरी हो रहा है, बिल्कुल एकदम कुछ भी करके हम अवॉइड नहीं कर पा रहे कि केस बनेगा, तो हम केस बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर रहेंगे तो इस क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट में, लेस देन
1 मिनट में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इवन आई कैन सॉल्व इन लेस देन 1 मिनट विथ जस्ट, अगर मैं बिना एक्सप्लेनेशन के सॉल्व करूँ तो मैं खुद 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये था एग्जाम्पल 7। अब आपके जो है, तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने अरेंजमेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अरेंजमेंट्स में क्या सारे टॉपिक्स होते हैं, तो अरेंजमेंट्स हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। फिर अरेंजमेंट में कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, तो अरेंजमेंट में सबसे पहले हमने देख लिया था लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, उसके बाद रैंक्स एंड ऑर्डरिंग। फिर हमने क्या किया था इसके ही अंदर, फिर हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे के बाद हमने सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट को स्टार्ट किया था। किसे इसे साइड में लिखता हूँ तो आपको प्रॉपरली विजिबल रहे। हमने अरेंजमेंट्स में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था लीनियर अरेंजमेंट। तो अभी भी जो है हम लीनियर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट्स नहीं होता है, इसके अंदर भी वैरायटी होती है। किस तरह से वैरायटी होती है अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था सिंगल रो। ठीक है, सिंगल रो पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे लीनियर अरेंजमेंट के, जिसके हमने सेट वन सेट वन जो है हमने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में सॉल्व करा है। फिर हमने एक और सेट वन सॉल्व, सेट नंबर 2 सॉल्व किया है, सेट नंबर 3। ये वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे चैनल में मिल जाएगी। उसके बाद हमने ये जो था मल्टीपल रो बेस्ड था। ठीक है, दिस वाज मल्टीपल रो बेस्ड, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सेट वन इसका ऑलरेडी सॉल्व किया है। फिर अब हमने सेट नंबर 2 सॉल्व किया है, जो कि आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। सेट नंबर 3, ठीक है, मल्टीपल रो का ये जो था, ये वीडियो जो था ये सेट नंबर 3 का था, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। और फिर अगर हम बात करें अब आने वाली वीडियोस में क्या है, तो आने वाली वीडियोस का अगर हम बात करें तो हम फ्लोर अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोर अरेंजमेंट, जिसमें मैं ऑलरेडी आपके सामने एक सेट वन जो है हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि फ्लोर अरेंजमेंट एक्चुअली होती है क्या। बट लेकिन इसमें भी अब जो है हम एक और सेट सॉल्व करेंगे, सेट नंबर 2। आने वाला आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो मिलेगा फ्लोर अरेंजमेंट पे, जो कि होगा हमारा सेट नंबर 2। तो इसके बाद जब आप इन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमने जो है प्रीवियसली अगर देखे शेड्यूलिंग वाला भी हमने सॉल्व कर चुका ऑलरेडी। तो इतना भी अगर आप जो कवर कर ले, अगर आप लीनियर अरेंजमेंट में इतना भी कवर कर ले, मैं सिंगल रो के बारे में कॉन्सेप्ट्स की बात कर चुका हूँ, फिर हमने 3 सेट सॉल्व किए। मल्टीपल रो के बारे में बात करा, फिर हमने 3 सेट सॉल्व किए। फिर लीनियर फ्लोर अरेंजमेंट, जिसमें सेट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, सेट नंबर 2 का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूलिंग, तो शेड्यूलिंग में भी हम सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं। जब आप इतना इतना भी अगर आप सॉल्व कर ले, ठीक है, सिर्फ इतना भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो लीनियर अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए, थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्वेश्चन, जरूर मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन मीडियम से लेकर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए सॉल्व करना आसान नहीं होगी। अगर आप बिगनर लेवल पे तो बिल्कुल भी आपके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपको पता है लीनियर अरेंजमेंट क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। फिर अब ये था, हमने बेसिक कुछ बातें कर ली। थोड़ा जो है मैं आपसे सामने जो बात करना चाहूंगा कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, रीजनिंग एबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी का, रीजनिंग एबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो रीजनिंग एबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, या आपको कोई डाउट आ रहा है, या अगर आप कहीं पे अटक जा रहे हैं, तो इस तरह का जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे आप जो है टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई सपोज कोई स्टेप में अटक जा रहे हैं, तो मैं आपको जो है इसका जो है एक पेज पर सॉल्व करके इसका आपको जो है पिक्चर आपको भेज दूंगा। लेकिन अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई अच्छे गुड लेवल का क्वेश्चन है, या कोई एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं जो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए।
तो इस वीडियो को मैं इसी कोट के साथ एंड करूंगा कि हम जो है वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ठीक है, थैंक यू।